फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में मैं हूं अंसरुल बारी। आज एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हम उससे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के मैदान में रहते हुए, काम करते हुए अचानक सियासत में आने की उसे जरूरत क्यों आन पड़ी है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासत किस तरह से इस वक्त मौजूदा जिस तरह के हालात या जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सियासत खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के लिए कितनी अहम हो जाती है। कई सवालात होंगे और कई तीखे भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा काम सवाल पूछना है। हमारे साथ मौजूद है AIMIM के नए दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर कलीमुल हफीज साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के मैदान में लिखते लिखते, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करते करते अचानक सियासत के मैदान में आपने आने का फैसला किया है, इसकी क्या वजह? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मेरे आने की एक ही है कि दिल्ली में जो अक़लियत है, गरीब हैं और जो अनथराइज्ड एरिया में रहते हैं, उन लोगों को दोनों सरकारों ने इग्नोर किया है। ख़ास तौर से दिल्ली सरकार ने और मरकज़ी सरकार ने, और उनके वोट तो लिए हैं, उनकी सपोर्ट तो ली है, लेकिन उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो उस खला को देखते हुए खुद मेरे पर्सनल तजुर्बात हैं कि जिस पे सरकारों ने हमें मायूस किया है, उसके मद्देनज़र मैंने ये फ़ैसला लिया। और ये अचानक फ़ैसला नहीं है, ये आप अगर मेरे आर्टिकल देखेंगे, उन आर्टिकल्स में मैं लगातार लिखता रहा हूँ कि ये सही वक्त है अपनी क़यादत को के खला को पुर करने का। तो मुझे ये महसूस हुआ और मजलिस ने भी मुझे कांटेक्ट किया, मजलिस से भी मेरी बात हुई। और जो जिस तरह की वो उनकी कारकर्दगी है पिछले 63 साल की, जो तेलंगाना में काम किया है या और मुल्क के दीगर सूबों में वो काम कर रही है, उनका तर्ज अमल मुझे पसंद आया और वो दिल्ली को सूट करता है। क्योंकि जो दिल्ली की आबादी और जो दिल्ली का जो सिटी है, वो हैदराबाद से बहुत कुछ मेल खाता है। वहाँ पे भी ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है और स्लम्स हैं। दिल्ली में भी ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है और स्लम्स हैं। तो वो जब पार्टी वहाँ बेहतर कर सकती है, तो यहाँ पे भी बेहतर कर सकती है। दूसरी बात, इस जो दिल्ली सरकार है, उसको भी हमने तेलंगाना की तर्ज पर कुछ काम करने की सलाह दी थी। इस सरकार के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला दोनों ने हमसे वादा भी किया था। उनके साथ हमने काम करते देखा कि उन्होंने उस पर वादा तो किया, लेकिन उसको निभाया नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये आखिर वादा अब कैसे पूरा होगा, ये काम पूरा कैसे होगा, इस इलाके का डेवलपमेंट कैसे होगा। जाहिर बात है कि जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, परमानेंट डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट की तरफ अगर हमें जाना है तो वो तमाम कामयाबियाँ जो दोहराई गई हैं या जिनको हासिल किया गया है दूसरे दीगर सूबों में, उसको दिल्ली में भी दोहराया जाए। तो उसके लिए जब ये पार्टियाँ नाकाम हो गई, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक नई पार्टी ज्वाइन करें। मजलिस को हमने ज्वाइन किया है और इस एतमाद के साथ ज्वाइन किया है कि जो इस मजलिस की कारकर्दगी हैदराबाद में है, वो दिल्ली में दोहराई जाए। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने कायद और जिसका पूरा हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग चमकता चेहरा, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है कि वो जो बात जब मौजू होता है, जहाँ ऐवान में जब वक्त होता है, अलल ऐलान आंखों में आंखें डाल के बात कहना, कोई सीखे तो उनसे सीखे। तो मुझे ऐसे रहनुमा की क़यादत में काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरी खुशनसीबी है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही वक्त है। दिल्ली का बहुत बड़ा तबका आइसोलेटेड है, वो चाहता है कि उसकी कोई आवाज़ बने। अच्छा, आपने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को खास तौर पर इग्नोर किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो पार्टी से हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ आपने जिस दूसरी बड़ी पार्टी का जिक्र किया है अपनी बात में, कांग्रेस पार्टी, वो भी मुसलमानों को लेकर के दम भरती आई है कि मुसलमानों के साथ हम हमेशा से खड़े रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हिंदुस्तान के वसाइल जो है, जो संसाधन है, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीजों को इग्नोर किया गया? देखिए, इग्नोर तो जाहिर है, जो सूरत हाल है वो अपने आप बयां कर रही है। जो मुसलमान आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? नहीं, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो
फाइनेंशियली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, यानी जो पहले की जो बैकवर्ड सेक्शंस थे, जो SC STs थे, उनसे भी नीचे चला गया है। तो ये तो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस के बारे में तो इससे ज्यादा और क्या कोई सबूत पेश होगा, इससे अच्छा क्या सबूत हो सकता है। दूसरी बात है ये बीजेपी का आपने जो नारा लिया वो अधूरा बताया। तीसरा है और उन्होंने और कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने जो तीसरी इस पारी में जो तीसरा जुमला जोड़ा था, उससे ये उम्मीद जगी थी अक़लियत को कि शायद वो हमें विश्वास में रखेंगे। लेकिन न सिर्फ उन्होंने विश्वास तोड़ा, जबकि जुल्म की इंतहा कर दी। और वो जुल्म की इंतहा, चाहे वो CAA NRC हो, चाहे वो दिल्ली दंगों में दिल्ली का जलना हो, गरीबों बेसहाराओं का मरना कटना, उनके कारोबार का लुटना हो, चाहे कोरोना जैसी वबा में जो कुदरती आफत थी, जिससे पूरी दुनिया दो चार थी, पूरी दुनिया परेशान थी, उसमें भी नहीं बख्शा गया एक कम्युनिटी को। और ये काम सिर्फ ये तीनों काम एक पार्टी ने नहीं किया, सिर्फ मरकजी हुकूमत ने नहीं किया, सूबाई हुकूमत भी उसमें शामिल थी। और वो तब शामिल थी जबकि उसकी हुकूमत जो बनी है उसके पूरे सपोर्ट से बनी। लेकिन आप उसी के साथ थे, आपने इसके लिए काम किया। जी हाँ, मैं इसीलिए तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि जिस हुकूमत को हमने सपोर्ट किया, मैंने तो हर तरह से सपोर्ट किया, तन मन धन जितनी मेरे पास अकल हो सकती है मैंने पूरी लगाई, और उनके भले के लिए काम किया। मैंने उनको मॉडल ला कर दिया कि भाई देखिए, अगर आप दिल्ली में जो भी आप बहुत दम भरते हैं कि हमारा काम शिक्षा पे बहुत आला है और हम चिकित्सा पे यानी सेहत पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहा ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब सरकारी बिल्डिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। यानी कोई स्कूल की स्कीम है तो स्कूल वहीं इम्प्लीमेंट होगी जहाँ स्कूल मौजूद है। लेकिन दिल्ली की अलमिया ये है कि दिल्ली के जो गैर मंजूर शुदा इलाके हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल मौजूद ही नहीं है, या मौजूद भी हैं तो जिस आबादी के लिए 10 स्कूल होने चाहिए, 20 स्कूल होने चाहिए, वहाँ एक स्कूल है। तो आप चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, आपको उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम लानी पड़ेगी। और उस स्पेशल स्कीम का बेहतरीन नमूना तेलंगाना की जो माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम है, उसको हमने पेश किया। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से जाना जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक बड़े शिक्षाविद के तौर पे, कि समाज को शिक्षा के मैदान में लाने के लिए जो है आप अक्सर काम करते रहे हैं और आप सरकार के साथ भी मिलजुल करके इस तरह की कोशिशें करते आए हैं। लेकिन आपसे एक सवाल समझने ये चाहेंगे कि जिस माहौल में आप एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता नहीं है कि वो जो आपका मेन स्ट्रीम काम था, यानी शिक्षा के मैदान में लोगों की हेल्प करना, उसके जरिए से खिदमत खल्क करना, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा? देखिए, आप मजलिस को इसका मतलब बहुत गौर से या आपने गौर मतलब जानते नहीं है या अच्छे से जानते नहीं। मजलिस का भी बुनियादी काम तालीम है। जो काम तेलंगाना में मजलिस खुद जो तालीम के मैदान में कर रही है वो गैर मामूली। जो मजलिस की जो स्कूल है, जो हायर एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज हैं, दे आर द बेस्ट इन साउथ इंडिया। तो इस और वो सियासत भी करते हैं, तो सियासत के साथ उनका ना कोई समाजी काम कम हुआ, ना उनका कोई तालीमी काम कम हुआ, और बढ़ गया। और ये देखिए, मैं बात पूरी कर लूँ, आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी ना हमारा कोई तालीमी काम में कमी आएगी, ना हमारे किसी सामाजिक काम में कमी आएगी, ना हमारे और जो खिदमात है उनमें कोई कमी आएगी, क्योंकि वही सब काम मिलकर तो सियासत बनते हैं। वो तो हम बिला वजह इस बात से खौफ खाते हैं कि सियासत पे आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अक्सर व बेशतर सियासत में ऐसे लोग आ गए हैं कि जहाँ जिनका किरदार अच्छा नहीं, जो खिदमत से काम करने वालों से नहीं है, तो इसलिए वो उसको कमर्शलाइज कर दिया, करप्शन फैलाते हैं वो लोग, इस वजह से उसको बुरी नज़र से देखा जाता है। तो अच्छे लोग सियासत में कदम नहीं रखते इस डर से। तो कहीं ना कहीं काम करने वालों को अब ये सोचना होगा कि देखिए, हालात तब्दील सियासत से होंगे, सियासत में हमें आना ही होगा। ठीक है, जो काम हम अच्छा, अगर गैर सियासी तो वो क्या कर रहे थे, सियासी होकर भी अच्छा काम कर सकते। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका अध्यक्ष आपको दिल्ली प्रांत का बनाया गया है, ऐसे में हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ, उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब या इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, उसका जो उदय होता है, वो एक तरह से
चाहे वो मीडिया हो या फिर समाज हो, उसमें एक कट्टरपंथ पार्टी के तौर पर उसे पेश किया जाता रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है ये, आप जैसे लोग अगर इसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, जवाब देने में? बिल्कुल चुनौती नहीं है। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए अंजुम बारी साहब जी, 2014 हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत का एक टर्निंग ईयर कह सकते हैं। 2014 के बाद तमाम जो भी सियासत के मीज़ान हुआ करते थे वो तब्दील हो गए, स्टाइल बदल गया, लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू किया, बहुत सारे चीज़ों के नाम बदल दिए गए, बहुत सारी रिवायतें बदल दी गई, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं रहा। इस तरह की जो रिवायतें बदली तो पूरे हिंदुस्तान की सियासी जमातों ने सब ने अपने आप को रिविजिट किया, सारे तबकात ने, सारी कम्युनिटीज़ ने अपने आप को रिविजिट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, रीथिंक किया और अपने आप को उस माहौल के हिसाब से कम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन नहीं किया तो मुसलमानों ने नहीं किया, नहीं किया तो ये उन तंजीमों ने या उन लोगों ने नहीं किया जो इस बहुत बड़े 15 से 20% तबके की रहनुमाई कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया। अगर जाहिर बात है जब नहीं किया तो कोई तो जगह लेगा उसकी। तो जो कर रहा था काम, मजलिस काम कर रही थी, मजलिस का 63 साल का जो रिकॉर्ड देखेंगे बहुत शानदार रिकॉर्ड है, काम करने का गैर मामूली रिकॉर्ड है, मैचलेस रिकॉर्ड है। तो मीडिया तो आपकी है, मेरी है, किसी की मोहताज नहीं है। मीडिया को जहां मिला जो मिला उसने उसको प्रोजेक्ट किया। मीडिया को ये मिला कि अरे भाई इस कम्युनिटी के लिए, इस सेक्शन के लिए मजलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो 2014 से ज्यादा नजर आने लगा, क्योंकि पहले क्या था कि एक पार्टी कांग्रेस या यूपीए कही वो हुकूमत में थी और उसके अपने पुराने रिवायती अंदाज था। तो ये बात क्यों वो अंदाज चैलेंज हो रहा है। तो ये बात क्यों सोची जाती है या कही जाती है कि मजलिस जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम करती है, जहां जाती है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है? देखिए, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि सेकुलर पार्टीज के पास अपना घर बचाने का और अपने जो जिन वोट को बेवकूफ़ बना रहे थे वो उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। तो वो एक नया नरेटिव, एक नया प्रोपेगेंडा रचते हैं और उसको कहते हैं ये उसकी बी टीम है, कोई उसकी कहता है सी टीम। लेकिन आप ये बताइए कि जो मरकज में हुकूमत बैठी हुई है 2014 से, जिसने पूरे हिंदुस्तान के सारे अक़दार और सारी रिवायत सबको चेंज कर दिया, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बैठी हुई? क्या मजलिस ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि बीजेपी जीत जाए? 3/4 मेजोरिटी में वो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है, उत्तराखंड में बैठी हुई है, मध्य प्रदेश में बैठी हुई है। क्या मजलिस लड़ती है वो चुनाव? बिल्कुल नहीं लड़ती। ये सिर्फ उन लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा है जो मुस्लिम वोट को अपनी इजारादारी समझते थे, जो ये समझते थे कि मुस्लिम हमारे पास से कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि मुस्लिम में के अंदर एक ऐसी साइकिल डेवलप कर दी इन्होंने, एक खौफ कि भाई अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे, तुम एक जगह वोट करोगे तो सब जो गैर मुस्लिम है वो एक हो जाएगा। अरे भाई, गैर मुस्लिम क्यों एक हो जाएगा? आप अपनी बात मुद्दों पे कहिए। आप क्यों सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? हम तो मुसलमानों की सिर्फ बात नहीं करते, हम तो हर पिछड़े की, दलित की, गरीब की, जो आइसोलेटेड तबकात हैं उनकी बात करते हैं। जाहिर बात है उन आइसोलेटेड तबकात में सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है। तो मुसलमानों की बात तो लामौला करनी ही होगी। और आखिर मुसलमानों की बात करना क्या गैराई नहीं है? क्या ये गैर डेमोक्रेटिक है या गैर सेकुलर है? जो जिस इतने बड़े तबके को इतना नीचे पहुंचा दिया गया पुरानी सरकारों की पॉलिसी की वजह से, क्या उसको ऊपर नहीं आ जाना चाहिए? अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में, मौजूदा राजनीति को अगर हम देखें, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तमाम की तमाम राजनीतिक दल मुसलमान शब्द से एतराज करते हैं, घबराते हैं नाम लेते हैं। ये आपको लगता है कि मजलिस के फेवर में जाता हुआ दिखता है? नहीं, देखिए, इसमें सवाल मजलिस के फेवर और ना फेवर का नहीं है। सवाल इस बात का है ये हालात पैदा क्यों हुए? आखिर कौन जिम्मेदार है इसका कि एज ए ग्रुप हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ा ग्रुप मुस्लिम है। अगर सिर्फ ग्रुप की बात लें, इतना बड़ा ग्रुप कोई नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है हिंदुस्तान। यानी लार्जेस्ट ग्रुप को भी आपने इस अंदाज से उसको पेश किया, इस तरीके से डराया धमकाया पिछले 60-70 सालों में कि वो अपने आप को अलग महसूस करने लगा और जो उसके अलावा कम्युनिटीज हैं वो उसको ऐसा समझने लगी कि अगर हम इसका नाम लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये बाकायदा एक डिजाइन, एक प्री प्लान प्रोपोगेशन है।
राजनीतिक दलों का, और उनमें सब शामिल है। सिर्फ आप ये कहें कि इसमें बीजेपी शामिल है, नहीं, कांग्रेस उससे ज्यादा उसकी कसूरवार है। और कांग्रेस के साथ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने वोट को समेटने के लिए और इकट्ठा करने के लिए बातें बनाती है, तो वो लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं। सच बात ये है कि 2021 का जो हिंदुस्तानी है वो अपना हक मानना जानता है, मांगना सीख गया है। मुसलमानों में बेदारी पैदा हो रही है, मुसलमानों में बेदारी है। और इस वक्त जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो लीडरशिप है, और वो लीडरशिप जिस तरह से अपने मुद्दे सरकार के सामने रख रही है, ये आम गरीब, कुचले हुए लोग, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो लोग भी तबकात हैं जो आइसोलेटेड हैं, वो समझते हैं कि हमारी आवाज़ है, ये हमारे दिल की आवाज़ को ये अक्कासी कर रहा है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, जितनी भी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी भी पॉलिटिकल छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस जो है इत्तेहाद करके मैदान में नहीं उतरता? अक्सर हम देखते हैं अपने दम पर चुनाव लड़ करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती। नहीं, आप मेरे ख्याल से आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी अपडेट नहीं है। बिहार में भी कई पार्टियों का अलायंस था, छोटी छोटी पार्टियां थी। उत्तर प्रदेश में भी ऑलरेडी जो संकल्प मोर्चा बना है वो राजभर साहब के साथ बना है, इवन उसकी क़यादत ही राजभर साहब कर रहे हैं। तेलंगाना में जरूर अपने दम पे लड़ते हैं। बाकी महाराष्ट्र में भी प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ अलायंस हुआ था पहले, फिर उसके बाद भी। अब देखिए, ये सियासत में तमाम पॉसिबिलिटीज रहती है, और ये जरूरी नहीं है कि हम अलायंस करना चाहें तो सामने वाले भी हमसे अलायंस करना चाहे, जो उसकी अपनी सियासी मजबूरी हो सकती है। तो सियासत में ये चलता रहता है, और अलायंस बनते हैं, बिगड़ते हैं। MIM का खास जो अपना नस्ल-ए-नस्ब है वो ये है कि हिंदुस्तान के आईन की जद में रहकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के जो अक़लियत है, जो बैकवर्ड और जो गरीब अवाम है, उसकी फलाह और महबूद के लिए काम करना, ये मजलिस का नस्ल-ए-नस्ब है, मजलिस का मकसद है, मजलिस का अज़्म है। अब इस अज़्म को जाहिर बात है इम्प्लीमेंट करते हुए जिस तरह की परेशानियां, जिस तरह के सवाल आएंगे, उसको हम फेस करेंगे और हम कोशिश करेंगे उसका। 2022 में दिल्ली में MCD के चुनाव है, आपको लगता है कि मजलिस इस पोजीशन में आ जाएगी कि तमाम सीटों पे चुनाव लड़े? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी तैयारी कर पाते हैं हम और कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहला जो जिम्मेदारी है कि पार्टी को हम एस्टेब्लिश करें, अच्छे से एस्टेब्लिश करने के बाद फिर जो हमारी ज़मीनी जो सूरत हाल होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आला कमान से डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे ये सूरत हाल है और क्या हमारे लिए हुक्म है, और जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक फिर हम फैसला करेंगे और आप लोगों को फिर उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, मुसलमानों की राजनीति को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब जोरों शोर से मुद्दों को उठाते रहे हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस पर भी वो जोर देते रहे हैं। ऐसे में एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, ख़ासतौर से अलग अलग पार्टीज़ में, उनके बीच में जो एक माहौल या जिस तरह की चीज़ उनके मन में होती है कि पार्टी में रह करके वो अपनी बात नहीं रख पाते, और जब वो कम्युनिटी के बीच में जाते हैं तो कम्युनिटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सच का कोई मुतबादिल नहीं। कोई शख्स भी अगर सच है तो वो ही कहेगा जो वो सोच रहा है, जो उसके दिल में है। इसी तरीके से पार्टियां होती, पार्टियों की अगर नीयत साफ है तो उसका नुमाइंदा भी वही कहेगा जो पार्टी चाहती है, और कम्युनिटी में उसको वही सुनेगी और उसी के मुताबिक उससे वो उम्मीद लगाएगी। अक्सर बेशतर ये होता है कि ज़्यादातर पार्टियों की नीयत खराब होती है, वो कहते कुछ है और करते कुछ, लिहाजा उनका नुमाइंदा भी उसी नीयत को लेकर पब्लिक में जाता है, और वो भी कहता कुछ है और करता कुछ, इसीलिए फिर उनको पब्लिक की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ये मजलिस एक ऐसी पार्टी है जिसकी, जिसे कहते हैं हिंदी में, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं। मजलिस खुलेआम अपने मुद्दे रखती है और खुलेआम कम्युनिटी में जाके कहती है, तो इसलिए ना तो कम्युनिटी में उठाए गए मुद्दे और जो ऐवानों में उठाए गए मुद्दों में कोई फर्क नहीं। आप देखिए, यही इसकी USP है, यही इसकी ताकत है, इसीलिए आम आवाम इसको पसंद करती है।
ये जो मजलिस को लेकर के लोगों में एक तरह की सोच पैदा की जाती है कि मजलिस की जो राजनीति है वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की, ये कितनी बड़ी चुनौती है। चूंकि अक्सर बयानों का जिक्र किया जाता है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, एक माहौल क्रिएट किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये एक खास विचारधारा या खास लोगों को लेकर के आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये एक सेकुलर जो राजनीति होती है उसके लिए चुनौती बनता है। नहीं, देखिए, ये तो एक मीडिया का खेल है, इसका कमाल है कि खास तबके को आइसोलेट टारगेट करने के लिए कुछ चुनिंदा बातें उठा करके और वो इस तरह से पेश की जाती हैं ताकि वो उनके मर्जी के मुताबिक वो तस्वीर पेंट हो सके। लेकिन हकीकत इसके उलट है। हकीकत ये है कि आप हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत में अक़लियत में रहते हुए आपको वही काम करने होंगे जो हिंदुस्तान का आईन आपको इजाज़त देता है। और अगर हिंदुस्तान का आईन आपको इजाज़त देता है तो किसी हाल में वो ना तो वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ना वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और ना वो किसी तरह की कट्टरपंथी। अपने मुद्दे उठाना, या यूँ कहिए कि और जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने इतना खौफजदा कर दिया है कि मुसलमान अपने मुद्दे उठाने को भी लोग इसे कट्टरपंथ समझ लेते हैं। भाई, कोई अगर बीमार है तो वो अपनी बीमारी अगर आपको नहीं बताएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? नहीं, क्योंकि अक्सर मुस्लिम समाज में भी इस तरह की चीजें उठती हैं, इस तरह के सवालात आते हैं कि मुस्लिम समाज में इसलिए नहीं, देखिए, मुस्लिम समाज में इसलिए आते हैं कि मुस्लिम समाज में जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी किसी न किसी पार्टी के थ्रू गवर्न होते हैं। वो उस पार्टी का एजेंडा चला रहे होते हैं और वो वही जबान इस्तेमाल करते हैं समाज में बैठ के जो उनकी पार्टी चाहती है। और आप अक्सर वो वेस्टर्न देखते होंगे, यानी बिल्कुल ओपन हो जाते हैं वो, उनको पब्लिक भी समझ जाती है कि देखिए अब कल तक ये क्या कह रहे तो आज ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं और आप तो चूंकि साफी हैं तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। सच बात ये है कि आप अगर जो दिल में है वो जुबान पे नहीं होगा तो इस तरह की बातें होंगी और जाहिर बात है सामने वाले को जब जवाब नहीं मिलेगा आपको काउंटर करने के लिए तो वो प्रोपेगेशन पे जाएगा और वो ऐसा प्रोपेगेंडा करेगा कि जिससे कि आपकी तस्वीर धूमिल हो। लेकिन ये वक्त सबसे बड़ा जज है, ये वक्त सबसे बड़ा ये एक आईना है। जब आप काम करते रहते हैं तो खुद ब खुद आपके बारे में आम आवाम को पता लग जाता है। मजलिस किसी तरह से भी न किसी कट्टरपंथ के फेवर में है, न किसी कम्युनलिज्म के फेवर में है, न किसी पोलराइजेशन के फेवर में है। मजलिस चाहती है कि हिंदुस्तान के आईन को मद्देनजर रखते हुए जो दबे कुचले जो भी गरीब जो लोग भी हैं, और उसमें जाहिर बात है कि मुसलमान एक बड़ा तबका है, तो उनकी आवाज़ बनकर ऐवानों में पहुंचाया जाए लोगों को, और ताकि उनका डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट इस मुल्क के डेवलपमेंट के साथ मैच हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को देखा जाए सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी मुसलमान वो कौम है जो माइनॉरिटी के तौर पर जानी जाती है और राजनीति के मैदान में मुसलमान बहुत पीछे है। ऐसे में कितना बड़ा ऑप्शन ये मजलिस बन सकता है मुसलमानों के लिए, इसको लेकर के आप मुसलमानों से क्या कहना चाहिए? मैं मुसलमानों से तो ये कहना चाहूँगा, देखिए, अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखिए, अपना हक मांगना सीखिए। आपकी अपनी क़यादत होगी, आपके अपने मुद्दे होंगे, आपका अपना रहबर होगा, तो आपकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप अपने में कमियां तलाशते रहेंगे तब तक आप यूं ही जलील ख्वार रहेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो। तो हो सकता है कि हमारे भी मजलिस के नुमाइंदे भी आए, उनमें थोड़ी बहुत कमी हो, तो आप उनको दरगुजर करिए, उनकी अच्छाइयों पे जाइए और उनकी इस्लाह करिए, उनको समझाइए, उनका साथ दीजिए, उनको ताकतवर बनाइए ताकि वो आपकी आवाज़ बन सके। और यकीन मानिए, जब तक आप अपना हक खुद नहीं मांगेंगे और आप अपना हक खुद लेने लायक नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपको आपका हक नहीं देगा।
उसका वाहिद तरीका है कि पॉलिटिकली यूनाइट हो और मजलिस जैसी पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 63 इयर्स का, 63 साल से एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है और जिसकी रहनुमाई हिंदुस्तान की सियासत का बेहतरीन रहनुमा कर रहा है, मेरी मुराद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। यानी ऐसे शख्स की रहनुमाई में, ऐसे शख्स की क़यादत में अगर हम सब लोग मुत्तहद हो जाएं तो आप देखेंगे कि हमारी तमाम मुश्किलात, हमारी सारी समस्याओं का हल बहुत जल्दी निकल आएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बिना सियासत के कम्युनिटीज तरक्की नहीं पा सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के तवस्सुस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में मजलिस को मजबूत कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपकी तमाम उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये थे डॉक्टर कलीमुल हफीज साहब, जिनका साफ तौर पर मानना ये है कि राजनीति में आकर के ऐसा नहीं है कि जो खिदमत चल रही थी, जिस तरह से समाज सेवा का काम चल रहा था, वो किसी तरह से मुतासिर होगा, बल्कि और ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे ताकि लोगों के लिए काम किया जा सके। साथ ही साथ आपका ये भी मानना है कि ये एक ऐसा वक्त है जब लोगों को सोचना चाहिए और अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए आगे आना चाहिए। तमाम मुद्दों पर डॉक्टर कलीमुल हफीज ने खुल करके बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब आपका, आपने हर मुद्दे पर खुल करके बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो मीडिया हाउसेज हैं, इनको आपके सहयोग की जरूरत होती है। आप इस तरह के मीडिया हाउसेज को जरूर मदद करें ताकि एक बेहतर पत्रकारिता और एक बेहतर जर्नलिज्म को बढ़ावा देने में आपका सहयोग भी शामिल हो सके। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आता।